नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी आरपीसी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लासेज चल रही है, तो आपको यदि अच्छी लगे तो सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आज अपन देखने वाले हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, प्रमुख वायु राशियां और वाताग्रह। उनके टाइप अपन देखेंगे विस्तार से, कैसे वाताग्रह बनते हैं, कैसे वायु राशियां बनती है, कैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या उद्भव होता है और कहां कहां उसका असर होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर बारी बारी से अपन चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, जब मरना लिया ठान ही, फिर हार क्या फिर जीत गया, फिर हार क्या फिर जीत गया। तो हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां कि जिंदगी में यदि कुछ करना है तो पूर्ण डेडिकेशन के साथ में मैदान में उतरना पड़ेगा, तब अपन जिंदगी में सफल हो पाएंगे। तो देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उसके साथ साथ में प्रमुख वायु राशियां और प्रमुख वाताग्रह, उनकी उत्पत्ति क्षेत्र और उनका प्रभाव क्षेत्र, सभी विस्तार से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हो जाइए तैयार अपना नोटबुक और पेन लेकर के, ताकि शानदार नोट्स भी आप साथ साथ में लिखते चलो। वायु राशि, एयर मासेज। वायु राशि होती क्या है? तो इसको यदि अपन बेसिक शब्दों में कहें तो एक प्रवाहित हवा होती है, तो एक समान विशेषताएं रखती है, वो एक वायु राशि कहलाती है। अब विशेषता के तहत उस हवा के अंदर दो टाइप यहाँ देखेंगे अपन। एक तो ये वो गर्म तापमान उसका अधिक होता है, गर्म विशेषता हो सकती है, या फिर उसका तापमान कम हो सकता है, या वो शीत हो सकती है, ठंडी हो सकती है। देखते हैं क्या है। जब वायु किसी समांगिक क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है, समांगिक क्षेत्र होता है समान स्वभाव वाला क्षेत्र। अब समांगिक कौन सा हो गया? जैसे कि एक मैदानी भाग हो सकता है, यह समांग है जिसके अंदर धरातलीय भूआकृतिक विशेषताएं समान रहती हो, जलवायुगत विशेषता भी उसमें समान रहती है। सागरीय क्षेत्र हो सकता है, यानी सागरीय महासागर हो सकता है, मैदानी प्रदेश हो सकता है, उष्ण मरुस्थल हो सकता है ना। एक समांगिक क्षेत्र स्थल और जल हो सकता है। तो समांगिक क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक बनी रहती है एक बात, तो उस क्षेत्र के गुणों को वो हवा धारण कर लेती है। अपन देखते हैं कि बरसात होते ही यदि हवा अपनी ओर आती है तो वो हवा जो है मुख्य रूप से शीतल महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है, सुकून देती है। वो एक अलग अलग सी प्रकार की गंध लेके आती है पेड़ पौधों से। जैसे ही बरसात होने के बाद में पेड़ पौधे भीग जाते हैं, तो भीगने के बाद में उन पेड़ों की खुशबू लेकर के वो आती है। तो जिस प्रदेश से हवा का प्रवाह होता है वो वहां की विशेषताओं को अपने साथ लेके आती है और अपने तक उसको महसूस भी करवाती है। तो वहां वह हवा जो होती है उस समांगिक क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है ना। तापमान, आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु जो है उसको वायु राशि कहा जाता है, एयर मास कहा जाता है। वायु राशि या एयर मास कहा जाता है। यह विशिष्ट क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह हो सकता है या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है, यानी महासागर हो सकता है या फिर कोई मैदान हो सकता है। यह विशिष्ट क्षेत्र होता है जहां की प्रचलित पवन वहां के गुणों को धारण करते हुए जब आगे बढ़ती है तो वहां की विशेषताओं को लेकर आती है। ऐसी पवन को, इस प्रचलित प्रवाहित पवन को हम क्या बोलते हैं? वायु राशि बोलते हैं। ठीक है, टाइप देखते हैं इसके। अगला बिंदु, मानचित्र की चर्चा बाद में। अब अगला बिंदु आता है वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र, कि ये वायु राशियां कहां कहां प्रकट होती है। अपने प्रकट स्थान के आधार पर ही उसको अपन वायु राशियों को है विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो वह समांग धरातल जिस पर वायु राशियां उत्पन्न होती है, वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जहां उत्पन्न होती है कोई वायु राशि है वही उसका उद्गम केंद्र कहलाएगा। वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप यहां पे देखेंगे अपन? 5 प्रकार के। तो पहला है उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। एक महासागरीय क्षेत्र हो गया जो उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में हो, कर्क और मकर रेखाओं के बीच वाले प्रदेश में हो। दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थला, है ना। महासागर के साथ में उष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, ये गर्म जलवायु होती है यहाँ पर और वर्षा बहुत न्यून होती है, तब तो धरातल रहता है और तेज हवाएं चलती है, तो उष्ण मरुस्थलीय
उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा भाग जो इसका है, मानचित्र मैंने पहले इसलिए लिया है आपको मैं यहां समझा सकूं, तो इसको अपन आगे ले लेते हैं। चलो ठीक है, तीसरा भाग इसका आता है, वो आता है उच्च अक्षांशीय। उच्च अक्षांश में चलेगी ध्रुवों की ओर, अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, यानी जो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध के जो महासागर है उसकी बजाय ठंडे महासागर, अपेक्षाकृत ठंडे महासागर। चौथा भाग है उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीप, जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया, साइबेरिया हो गया, यानी उच्च अक्षांशों पर अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीप। अंटार्कटिका हो गया, है ना, जो बर्फ से सदैव ढके रहते हैं, है ना, यहां पर भी वायु राशियों का उद्भव होता है। और एक हो गया स्थायी रूप से बर्फ से आच्छादित महाद्वीप, जैसे अंटार्कटिक या आर्कटिक भाग। ठीक है, तो ये स्थायी रूप से बर्फ से ढके हो गए, तो अंटार्कटिक किस में ले लेंगे अपन, स्थायी रूप से ढके महाद्वीप के अंदर पर ले लेंगे। तो 5 प्रकार इसके हैं जहां ये वायु राशियां जो है उनका उद्भव होता है। ठीक है, तो उनका उद्भव स्थल 5 प्रकार का आपने देखा। यदि अपन बात करेंगे कि भूमध्यरेखीय प्रदेश की बात करेंगे, उष्ण कटिबंध की बात करेंगे, तो हम पाएंगे कि उष्ण कटिबंध ये भाग जो है, यहां से एक लाइन में डालता हूं जो मुख्य रूप से भूमध्य रेखा को दर्शाएगी। यह भूमध्य रेखा को दर्शाती है। ठीक है, मध्यवर्ती भाग में मैंने एक लाइन डाली है जो भूमध्य रेखा को दर्शाती है। ठीक है, अब एक लाइन में और डालता हूं जो कर्क रेखा को दर्शाएगी। भारत के बीचों बीच मुख्य रूप से ये रेखा गुजरेगी। ये लाइन इधर से मैं डाल देता हूं जो कर्क रेखा को दर्शाएगी। ठीक है, तीसरी लाइन में यहां डालता हूं जो मकर रेखा को दर्शाएगी, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है। ये लाइन मकर रेखा हो जाए। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि ये तो होगी अपनी कर्क रेखा, ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश, यह 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश और ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कर्क रेखा। अब 5 क्षेत्र अपन देखेंगे, 5 क्षेत्र जो वायु राशियों का उद्भव वाला क्षेत्र है कौन कौन सा है। तो हमने एक चीज तो देखी थी, नोट की थी कि उष्ण कटिबंधीय महासागर। अब उष्ण कटिबंध में महासागर ये एक तो ये हो गया, यानी कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ये वाला जो भाग है ये आपको पता है उष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय महासागर में एक तो हो गया अटलांटिक महासागर, एक हो गया प्रशांत महासागर, एक हो गया हिंद महासागर। ये उष्ण कटिबंध में आने वाले महासागर हो गए। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय महासागर में यहां वायु राशि उत्पन्न होगी। ठीक है, फिर आया है उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीप। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीप में कौन से भाग आ गए, एक तो अफ्रीका आ गया, दूसरा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र यह आ गया, तीसरा दक्षिणी अमेरिका वाला उत्तरी भाग आ गया। ठीक है, तो यह उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीप आ गए अपने। ठीक है, फिर अपन चलते हैं शीत प्रदेशों में, ठंडे भाग, है ना, ठंडे प्रदेश जो है जो स्थायी रूप से ठंडे हो सकते हैं। एक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आया था ना, तो महाद्वीप में इन मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल तो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे हो जाएंगे यहाँ पर। एक आ गया शीत प्रदेश। अब ठंडे प्रदेश जो है वायु राशियों के लिए, जैसे ये साइबेरिया वाला क्षेत्र हो गया, है ना, ये शीत प्रदेश ठंडा है। ये ग्रीनलैंड वाला भाग हो गया, शीत है। उत्तरी कनाडा हो गया, शीत प्रदेश से ठंडे स्थलीय भाग, महाद्वीपीय भाग हो गए। ठंडे महासागरीय भाग हो गए, जैसे कि अपने उत्तरी अटलांटिक ले लिया, कैसा है, ठंडा महासागरीय प्रदेश हो गया। और स्थायी बर्फ से ढके प्रदेश हो गए, जैसे दक्षिण के अंदर यहां दे नहीं रखा, लेकिन मान लिया ये हो गया अपना 5 नंबर अंटार्कटिका, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। और उत्तरी आर्कटिक वाला यह क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ है, उत्तरी भाग जो आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है
जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वो भाग। तो ये 5 प्रदेश हो गए जहां पर वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के आधार पर इनको 5 टाइप में अपने यहाँ पे बांट रखा है। जैसे अपन ने देखा उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, जिसको अपन ने MT से व्यक्त किया है। ये थोड़े से जो संकेताक्षर ये भी आपको पता रखना है ना। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप को अपन ने CT से व्यक्त किया है, कॉन्टिनेंटल टोपोग्राफी जो उष्ण कटिबंध होता है ना। और उष्ण कटिबंधीय महासागरीय M से व्यक्त किया, छोटा m है महासागर के लिए, T उष्ण कटिबंध के लिए है। फिर ध्रुवीय महासागरीय, इसको MP, P का नाम पोलर से है और महासागर के लिए M शब्द लिया है। ध्रुवीय महाद्वीपीय, इसके लिए महाद्वीप के लिए C शब्द है और ध्रुवीय के लिए P शब्द यूज किया गया है। और महाद्वीपीय आर्कटिक क्षेत्र है, तो आर्कटिक में या अंटार्कटिक 2 भाग आते हैं, जिसके अंदर C कॉन्टिनेंटल हो गया, A इसके लिए आर्कटिक के लिए यूज किया है। तो मुख्य रूप से MT पूछ ले, CT पूछ ले, दोनों उष्ण कटिबंध में मिलेगी। MP और CP, तो P याद रखिएगा, ध्रुवों के ऊपर मिलेगी। और CA का मतलब आर्कटिक है, C का मतलब कॉन्टिनेंटल से है। तो इस प्रकार से वायु राशियों की जो उत्पत्ति स्थल के आधार पर 5 प्रकार हो गए, है ना। तो आप ध्यान रखोगे, उष्ण कटिबंध महासागर, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महासागरीय, ध्रुवीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय आर्कटिक। ठीक है, 5 प्रकार है। अब देखते हैं वायु राशियों का वर्गीकरण। उत्पत्ति स्थल 5 भाग के हो गए, तो उत्पत्ति स्थल के आधार पर ही बेसिकली इसके 5 टाइप हो गए। अब देखते हैं वायु राशियों का वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण, कौन सा वर्गीकरण देखेंगे पहले? भौगोलिक। तो तापमान के आधार पर वायु राशियां 2 प्रकार की होती है, अभी मैंने बताया था आपको, एक तो उष्ण और दूसरी शीत। तो एक वायु राशि होगी गर्म या उष्ण, इसको अपन उष्ण भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना। एक ठंडी या शीत भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। ठंडी या शीत वायु राशि, उष्ण या गर्म वायु राशि, 2 प्रकार हो गए। अब बेसिकली एक चीज आपको ना याद रखोगे यहाँ पे कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है इस भाग में, यह जो उष्ण कटिबंध है, ठीक है, यहां उत्पन्न होने वाली वायु राशि कैसी होगी? गर्म होगी या उष्ण होगी। और ध्रुवीय प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र है, यहां वायु राशि प्रकट होगी, वो कौन सी होगी? शीत या ठंडी होगी। कारण इसका यह कि इस भाग में तापमान न्यून रहते हैं, इस भाग में तापमान उच्च रहते हैं, क्योंकि सूर्य किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है। सूर्य की जो आवासीय गति होती है कर्क और मकर रेखाओं के बीच में रहती है, यहाँ सूर्य किरणें सीधी आती है ना। इस कारण से यहाँ उष्ण वायु राशि मिलेगी। और जो शीत प्रदेश है, यहाँ सूर्य किरणें तिरछी आती है और तिरछी आने के कारण इस यहाँ पर तापमान न्यून पाए जाते हैं, तो यहाँ पे वायु राशि कैसी होगी? शीत होगी। तो बेसिक सी बात है, उष्ण कटिबंध की वायु राशियां गर्म और ध्रुवीय प्रदेश की वायु राशियां शीत होगी, है ना। याद रखिएगा इस बात को भी। चले आगे, चलो आगे। अब एक मौसम विज्ञानी GT त्रिवार्था के अनुसार 2 प्रकार इसके होते हैं। अब त्रिवार्था ने पुनः इसके 2 प्रकार बता दिए। एक तो उष्ण कटिबंधीय वायु राशि, इसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय भाग में होती है, मैंने आपको कह दिया। उष्ण कटिबंध में 2 वायु राशियां हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय महासागरीय MT, एक उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय CT कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हो गया, एक महासागरीय ट्रॉपिकल हो गया। ठीक है, फिर 2 है ध्रुवीय वायु राशि, जिसके उत्पत्ति ध्रुवीय प्रदेश में होती है, मैंने कहा शीत प्रदेश में होती है। तो इसमें ध्रुवीय महासागरीय MP, P का नाम पोलर है महासागर के लिए, और ध्रुवीय महाद्वीपीय C कॉन्टिनेंटल और P पोलर के लिए। तो P शब्द पोलर इन ध्रुव से लिया गया है, समझ गए। तो इसने 2 टाइप, उष्ण कटिबंधीय वायु राशि और शीत कटिबंधीय वायु राशि या ध्रुवीय वायु राशि, पोलर एयर मासेज जो है उसके बेस पे इसके 2 टाइप GT त्रिवार्था ने किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये तो बेसिक सी बात है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चले आगे। फिर आता है ऊष्मागतिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण के बाद में ऊष्मागतिक वर्गीकरण आता है वायु राशि का, वो कौन सा है? तो यहां अपन देखते हैं ऊष्मागतिक के आधार पर अपन देखेंगे 2 टाइप हो गए इसके। एक तो ठंडी वायु राशि, है ना, तो इनका आविर्भाव उपध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्रों में होता है। आ गई बात, ध्रुवीय प्रदेशों की ठंडी होती है, तो उपध्रुवीय ध्रुवीय आर्कटिक प्रदेशों में इसकी उत्पत्ति होती है। इनकी विशेषता क्या होती है ध्रुवीय वायु राशियों की? कि विकिरण द्वारा ऊष्मा अधिक ह्रास होने से इनका तापमान कम हो जाता है। भाई यहाँ पे सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है, तापमान प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है, इसलिए वायु राशियां ठंडी होती है। और विशिष्ट आर्द्रता निहायत कम होती है, यानी विशिष्ट आर्द्रता इसमें कम होती है, क्योंकि वाष्पीकरण तो होता ही नहीं इस प्रदेश के अंदर, तो इनमें ह्यूमिडिटी जो होती है ना, वो कम पाई जाती है, विशिष्ट आर्द्रता इनमें कम होती है। और ये
तापमान अधिक ह्रास होने के कारण ये वायु राशियां शीत प्रकृति की होती है, ठंडी प्रकृति की होती है। तीसरी विशेषता इनकी है स्थिरता बढ़ाती है और सामान्य ह्रास दर कम होती है। भाई तापमान की सामान्य ह्रास दर यहाँ कम रहती है और ये स्थिरता बढ़ाती है। ये वायु राशियां लंबे समय तक स्थिर रहती है, यानी चेंजेस बहुत कम आते हैं। इसका कारण यही है कि सूर्य तप का कम मिलना। अगली विशेषता यह जहां पहुंचती है वहां का तापमान कम हो जाता है, कारण ये शीत है, ठंडी वायु राशि है, तो जहां भी पहुंचेगी वहां का तापमान गिरा देगी। अगली विशेषता जब वायु राशि गर्म सागर के ऊपर से गुजरती है तो विशिष्ट आर्द्रता बढ़ती है, क्योंकि गर्म महासागरों के ऊपर से शीत वायु राशि जब गुजरती है तो इसकी आर्द्रता बढ़ जाती है, क्योंकि महासागर आर्द्रता के या जलवाष्प के केंद्र होते हैं, है ना, भंडार होते हैं, तो वहां से ये आर्द्रता जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसको ग्रहण कर लेती है, इनकी विशिष्ट आर्द्रता की मात्रा है बढ़ जाती है। तो ये 5 इनकी विशेषता होती है, 5 या 6 विशेषता मुख्य रूप से शीत वायु राशि की होती है। फिर आती है गर्म वायु राशि, दूसरा प्रकार। चर्चा अपन ने की विशिष्ट गतिक उष्मा गति के आधार पर इसका वर्गीकरण अपन देख रहे हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कि इस वायु राशि की का तापमान उस सतह की अपेक्षा जिस पर होकर चलती अधिक होता है, क्योंकि चूंकि है ये गर्म वायु राशि, तो जहां से गुजरती है उस प्रदेश से अधिक इसका तापमान रहता है। इस तरह की वायु राशि नीचे से ठंडी हो जाती है, जिससे उसका निचला स्तर स्थिर होने लगता है। यानी गर्म वायु राशि जो है उसका निचला स्तर ठंडा, क्योंकि ये इस खुद का तापमान ज्यादा होता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई धरातल है और यहां यह वायु राशि गर्म है, प्रवाहित हो रही है। अब इस वायु राशि का ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपन देखते हैं कि इसका जो ऊपरी भाग है ये ज्यादा गर्म है, समझ गए, और ये नीचे वाला भाग जो होता है इसका धरातल के कारण से, धरातल के संपर्क से ऊपरी भाग से थोड़ा ठंडा होता है, थोड़ा ठंडा होता है इसका नीचे वाला भाग, समझ गए। तो नीचे वाला भाग जो है थोड़ा ठंडा होता है। अब ठंडा यदि नीचे वाला भाग इसका थोड़ा सा है, ये वाला भाग तो थोड़ा ठंडा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वायु राशि जो है निचले भाग से धरातल के संपर्क से, यानी ये वाला जो भाग है क्या है, धरातल है, तो इसके संपर्क में जैसे ही आती है वायु राशि तो अपना स्वभाव जो है वही, ये धरातल है तो इसके संपर्क में आती है तो इसकी गुणवत्ता, इसके गुण जो है वो ग्रहण कर लेती है और तो नीचे से ठंडी होती है और धीरे धीरे इसका निचला भाग जो है वो स्थिर होने लग जाता है। फिर आती है अगला बिंदु वाताग्र। देखो वायु राशि समझ में आ गया, समांगिक क्षेत्र पर प्रचलित या प्रवाहित होने वाली वायु राशियां या हवाएं जो मुख्य रूप से एक समान विशेषताएं ग्रहण करती है, वहां के गुणों को जहां से वो प्रवाहित होती है वो ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती है। ऐसी प्रचलित पवनों को मुख्य रूप से वायु राशि के नाम से अपन पुकारते हैं। देख लिए 5 प्रकार। अपन ने उष्णकटिबंधीय 2 प्रकार देख लिए थे, उत्पत्ति स्तर 5 है इसके, उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। फिर अपने शीत प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में ध्रुवीय महासागरीय महाद्वीपीय, और एक आर्कटिक वाला देख लिया, ठीक है। सीए। अब है वाताग्र। अब वाताग्र और वायु राशि में क्या फर्क होता है, तो वायु राशि जो होती है एक समांगिक क्षेत्र में प्रचलित पवन होती है जो एक अलग विशेषता रखती है, चाहे वो शीत हो सकती है या गर्म हो सकती है। और वाताग्र जो होता है वह क्षेत्र होता है जहां 2 वायु राशियां आपस में मिलती है, उस मिलन स्थल को वाताग्र कहते हैं। जैसे मैं यहां कह दूं कि ये मान लिया एक धरातल है, ठीक है, ये एक धरातल है। अब यहां अपन क्या करेंगे, इस साइड से एक वायु राशि आ रही है और यह वायु राशि मुख्य रूप से गर्म है, दूसरी ओर से एक वायु राशि आ रही है, इधर से एक वायु राशि आ रही है, और यह वायु राशि मुख्य रूप से कैसी है, ठंडी है। अब जहां पे दोनों वायु राशियां आपस में मिलती है वहां पर अलग विशेषताएं क्रिएट करती है। तो ये जो भाग है ये क्या है, इन दोनों वायु राशियों का मिलन स्थल होता है ना। तो मुख्य रूप से ये तो हो गया अपना धरातल और ये मिलन स्थल हो गया, तो ये हो गया वाताग्र स्थल। तो जहां 2 वायु राशियां आपस में मिलती है उस पर होने वाले जो चेंजेज है, उसमें होने वाले जो परिवर्तन है या उनका जो मिलन स्थल होता है या उसका सीमा क्षेत्र होता है, उसको मुख्य रूप से अपन किस नाम से पुकारते हैं,
वाताग्र के नाम से, फ्रंट के नाम से पुकारते हैं। तो फ्रंट्स क्या होते हैं मुख्य रूप से देखते हैं। अर्थ, दो भिन्न वायु राशियों के मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। बस वो एक ही बात है, सिंपल सी बात है। वाताग्र बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। चलिए आगे। फिर आता है वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रंट्स अपन देखेंगे तो इसके 4 प्रकार है। पहला शीत वाताग्र, इसमें शीत वायु जो होती है आक्रामक होती है। उष्ण वाताग्र, इसमें गर्म हवा जो होती है आक्रामक होती है। अचर वाताग्र, दोनों वायु राशियों का मिलन स्थल जो होता है यदि स्थायी हो जाता है तो अचर हो जाता है। अधिविष्ट वाताग्र, जब एक वायु राशि का संपर्क धरातल से यदि कट जाता है तो अधिविष्ट वाताग्र बनता है। ठीक है, तो इसमें अपन सिर्फ बेसिक सी बातें अपन देखेंगे। शीत वाताग्र, तो इसमें यह धरातल है और इसमें शीत वायु राशि जो है वो शीत तो सदैव नीचे धरातल के पास में होगी और उष्ण वायु राशि जो है वो सदैव ऊपर रहेगी। अब ये क्या करती है, इसमें ये शीत आक्रामक, आक्रामक कौन सी इसमें, शीत वायु राशि जो उष्ण वायु राशि को ऊपर धकेलती है। बस यही ध्यान रखना है, एक को आक्रामक बताया जाता है, एक को कमजोर बताया जाता है। जिसको आक्रामक बताया जाता है वो शीत होती है, वो वायु राशि ही उसका नाम हो जाता है, वाताग्र उसी का नाम हो जाता है। तो शीत वाताग्र में शीत वायु राशि जो होती है वो आक्रामक होती है और उष्ण को ऊपर उठा देती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि उष्ण सदैव ऊपर रहेगी, उष्ण सदैव ऊपर की ओर रहेगी। ये बेसिक सी बात है, उष्ण वायु राशि ऊपर की ओर रहेगा क्योंकि जो भारी होती है वो नीचे बैठती है और जो हल्की है वो ऊपर रहती है। भाषा जो लैंग्वेज है इस यहाँ पे वही बस यहाँ मुख्य मायने रखती है कि शीत वाताग्र में शीत वायु राशि को आक्रामक बताया जाता है जो उष्ण को ऊपर उठा देती है, ऐसी डेफिनेशन आती है। उष्ण वाताग्र के अंदर क्या करते हैं अपन कि उष्ण के अंदर जो उष्ण वायु राशि होती है इसको आक्रामक दिखाते हैं। ठीक है, ये वो आक्रामक है और ये क्या करती है, शीत वायु राशि को नीचे धकेलती है, शीत को नीचे धकेलती है। और आक्रामक कौन सी है, उष्ण। तो ये हो जाता है उष्ण वाताग्र। ठीक है, ऐसे ही अचर वाताग्र, ये स्थिति स्थायी बन जाती है तो अचर हो जाता है। और अधिविष्ट, यदि एक वायु राशि का संपर्क धरातल से टूट जाता है, अब किसका टूटेगा, उष्ण का टूटेगा। भाई बेसिक सी बात है, उष्ण ही ऊपर रहती है तो संपर्क किसका टूटेगा, उष्ण वायु राशि का। और धरातल से उसका संपर्क पूर्णतः टूट जाता है, एक वायु राशि ही धरातल के आसपास में रहती है तो उसको अपन बोलते हैं अधिविष्ट। देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले शीत वाताग्र, जब शीतल भारी वायु उष्ण वायु राशि को आक्रामक रूप से ऊपर उठा देती है। शीत के लिए किसको बोला, शीतल व भारी वायु उष्ण वायु राशि को आक्रामक रूप से ऊपर उठा देती है तो यह संपर्क क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत वाताग्र कहलाता है। आगे वही बात मैंने अभी कहा था, वही बात आ गई कि भाई मान लेते हैं ये धरातल है और इस धरातल के पास में यहां से एक वायु राशि प्रवाहित हो रही है और ये वायु राशि कैसी है, शीत है और इसको कैसा बताया गया है, आक्रामक। और इधर से उष्ण वायु राशि आ रही थी और उष्ण वायु राशि यहाँ पे कमजोर दिखाई है तो ये उष्ण है, तो शीत ने क्या किया, उष्ण को ऊपर उठा दिया। तो ये जो मिलन क्षेत्र है क्या कहलाया, शीत वाताग्र कहलाया। तो इसमें आक्रामक किसको दिखाना है, बस ये ध्यान रखना है, आक्रामक किसको दिखाना है, शीत को। ठीक है, ये धरातल यहाँ पे है, ये धरातल है, इसके ऊपर वाला भाग जो है मुख्य रूप से वायु राशि क्षेत्र। ठीक है, ऐसे अपन समझ सकते हैं इसको। दूसरा आ गया उष्ण वाताग्र। तो इसमें अपन ने क्या कर दिया, जब गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि को के ऊपर चढ़ती है तो ऊपर तो कौन सी है, उष्ण ही है ना। जैसे मान लिया यह कोई क्षेत्र है, वायु राशि उत्पत्ति क्षेत्र, और इसके ऊपर मुख्य रूप से अपन ने क्या कर दिया, इधर से प्रवाहित होने वाली वायु राशि कौन सी है, उष्ण है ना, और यहां से इधर से आने वाली वायु राशि कौन सी है, शीत। अब यहां पे क्या किया, उष्ण को आक्रामक दिखा दिया। ठीक है, अब उष्ण क्या करती है, आक्रामक रूप से शीत के ऊपर चढ़ती है, आक्रामक रूप से शीत के ऊपर चढ़ती है। ठीक है ना, तो आक्रामक रूप से शीत के ऊपर चढ़ती है कौन सी, उष्ण। ऊपर कौन सी है,
ऊपर कौन सी है? उष्ण। समझ गए बात को? उष्ण सदैव ऊपर रहेगी, क्यों? हल्की रहती है ना, तो हल्की ऊपर ही रहेगी। तो ये अब दिखाया क्या गया है कि उष्ण आक्रामक रूप से ऊपर चढ़ रही है, तब दोनों का मिलन स्थल ये वाला जो स्थल है क्या कहलाता है? उष्ण वाताग्र। फिर अपन चलते हैं ऐचर वाताग्र। ऐचर अधिविष्ट वाताग्र जब स्थिर हो जाए तो ऐचर वाताग्र कहते हैं। स्थिर होने का मतलब है एक वायुराशि का संपर्क धरातल से टूट जाता है। अब टूटेगा किसका? उष्ण का, है ना। तो यदि इसमें अपन क्या लिखेंगे, जैसे मान लिया ये धरातल है, इस धरातल से एक वायुराशि मुख्य रूप से प्रवाहित हो रही है, ये कौन सी है? शीत, है ना। और दूसरी जो वायुराशि मुख्य रूप से प्रवाहित हो रही है जो यहां, ये कौन सी है? उष्ण। और उष्ण ऊपर है, शीत नीचे है, इस तरह की कंडीशन बन जाती है, तो मुख्य रूप से कौन सा हो गया? ऐचर। ठीक है, अधिविष्ट बना, अधिविष्ट स्थायी हो गया तो अचर हो गया। अब जैसे अधिविष्ट आया, समझना ध्यान से, एक वायुराशि का पूर्णतः धरातल से ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट कहते हैं। अब एक वायुराशि कौन सी होगी? ये तो है कि उष्ण वायुराशि का धरातल से संपर्क टूटेगा, शीत का नहीं टूटेगा, है ना। तो दो वायुराशियां मिलती है तो शीत भारी होती है, नीचे बैठती है, और उष्ण है हल्की होती है, ऊपर उठती है। तो यहाँ पे मैं यदि इस डिफाइन को ऐसे कर दूं कि जब एक उष्ण वायुराशि का संपर्क धरातल से पूर्णतः हट जाता है तब शीत वायुराशि है वो नीचे धरातल के संपर्क में रहती है। तो इस तरह की जो स्थिति बनती है उसको क्या बोलते हैं? शीत वाताग्र, सॉरी अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है, तो यह अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है मुख्य रूप से। तो वही बात है, डायग्राम कुछ वैसा ही बनता है जैसे शीत वायुराशि धरातल के पास में रहती है और उष्ण उष्ण वायुराशि जो है वो ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, उष्ण। ये स्थिति स्थायी हो जाती है तो मुख्य रूप से इसको अपन क्या बोलते हैं? अधिविष्ट वाताग्र। क्या कह देंगे इसको? अधिविष्ट वाताग्र। ये मिलन क्षेत्र, ये स्थिति बन जाती है, इसको बोलते हैं अधिविष्टि वाताग्र। सिंपल सी बात है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन समझने की आवश्यकता है। अब आता है जी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? ये वायुराशियां जो मैंने बताई है, दोनों चक्रवात जो है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। वायुराशियां उत्पन्न होती है, वाताग्र उत्पन्न होते हैं, ठीक उनके उत्पत्ति क्षेत्र के आसपास में उन्हीं वायुराशियों के उद्भव के कारण उनके मिलन स्थलों वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से ये चक्रवातीय कंडीशंस क्रिएट होती है। तो इनका आपस में एक प्रकार से कहें तो कोरिलेशन है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता क्या है, विस्तार से इसको अपन देखते हैं। वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य अक्षांश या उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उसे बहिरुष्ण भी कहते हैं इसको, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसके लिए उष्ण कटिबंध से दूर। ठीक है, तो इसका अपन डायग्राम मानचित्र देख लेते हैं। देखो मानचित्र था ना अपने पास में, चलो ये मानचित्र आ गया। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है मुख्य रूप से वहां की बात अपन करते हैं। तो ये वाला क्षेत्र है जो भूमध्य रेखीय प्रदेश मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में ये वाला क्षेत्र है जिसमें कर्क रेखा वाला प्रदेश मैंने डालने का प्रयास किया है। ये वाला जो प्रदेश है मुख्य रूप से मैंने मकर रेखा डालने का प्रयास कर दिया है। ठीक है, तो ये वो दोनों के मध्यवर्ती भाग ये कौन सा हो गया? ये तो होगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये होगी कर्क रेखा, और ये होगी मकर रेखा। 23.5 23.5 दोनों को ला दो। दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र ये हो गया उष्ण कटिबंध। इससे परे डेफिनेशन अपने क्या देखी? उष्ण कटिबंध से परे मध्य अक्षांश। अब ये वाला जो क्षेत्र है, यदि मैं यहां पे एक लाइन डाल दूं कि मध्य अक्षांश या उच्च अक्षांश, ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, तो इसको यदि मैं कह दूं कि ये वाला भाग ये मध्य
और ये हो गया उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश। ठीक है, मध्य और उच्च अक्षांश हो गए। तो मध्य और उच्च मध्य और उच्च अक्षांश के अंदर मुख्य रूप से, ज्यादा बोलने से, बार बार बोलने से जीभ भी भारी हो जाती है ना, सूख जाती है, थोड़ा पानी पी लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो अब ये जो उच्च अक्षांश है, ये मध्यवर्ती भाग है जिसको मध्य अक्षांश कह देंगे। ये उच्च अक्षांश वाला जो क्षेत्र है वो उच्च अक्षांश हो जाएगा। बस 0 भूमध्य रेखा से उत्तर में 90 डिग्री, दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। ग्लोब विस्तार से आप यदि पढ़ोगे तो ग्लोब पर मैंने सारी जानकारी विस्तार से डाल रखी है। क्लासे एक से बढ़कर एक दे रहा हूँ साथियों को, लेकिन आपको पता है कि आप कम से कम इंटरेस्ट लेकर के यदि पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट लेके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रहा हूँ भाई, संपूर्ण कोर्स डाला हूँ, बहुत बड़ी बात है कि संपूर्ण कोर्स दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात होंगे उसको अपन क्या बोल देंगे, यहाँ वाले जो चक्रवात है वो कहलाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहां उत्पन्न होंगे। अब यह बात एक महत्वपूर्ण है कि अधिकतर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जब चर्चा आती है तो उत्तरी गोलार्ध के लिए आती है। दक्षिणी गोलार्ध के लिए चक्रवात की अवस्था जो है वो शीतोष्ण कटिबंध की बहुत कम और बहुत न्यून, नहीं के बराबर। किसका कारण यह है कि जो दक्षिणी गोलार्ध वाला जो मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा महासागरीय, कैसा है, महासागरीय प्रदेश है पूरा का पूरा। इसलिए यहाँ यदि कोई वायुमंडलीय चक्रवात की स्थिति पैदा भी होती है तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि स्थिर भाग नहीं है, लोग नहीं रहते इस भाग के अंदर। तो प्रकृति मनुष्य के आने के बाद में भूगोल जो है ना उसका विकास ज्यादा हुआ है, उसका महत्व बढ़ा है ना भाई। इस कारण से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ज्यादा प्रभावित प्रदेश आएगा, उत्तरी गोलार्ध में अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें प्रक्रिया इसकी। तो सबसे पहले क्या होता है इस चक्रवात में, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। ध्रुवीय वाताग्र, ध्रुव से आने वाली शीत वाताग्र जिसको अपन कह सकते हैं, शीत वायु राशि जो आक्रामक होती है उसके रूप में। प्रारंभ में अचर होता है, अचर का मतलब समझ गए कि एक वायु राशि जो होती है उसका संपर्क धरातल से हट जाता है। ठीक है, और ये स्थिति स्थायी हो जाती है जिसको अपन अचर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से ठंडी व दक्षिण से गर्म वायु राशि प्रवाहित होती है, दोनों का मिलन स्थल होता है, तभी ये चक्रवात की स्थिति बनती है। यदि एक सेम स्वभाव वाली वायु राशि का यदि प्रवाह होता है तो वाताग्र नहीं बनता, तो फिर चक्रवात की कंडीशन भी नहीं बनती। मैंने कहा चक्रवात और वाताग्र वायु राशि तीनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको साथ ही क्लास को साथ लेने का प्रयास किया ताकि आप समझ सको। ठीक है, अब यहां क्या होता है, जब जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोषण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करने लग जाती है ना। तो इसमें होता क्या है, इसका डायग्राम देखो, मैं आपको बताता हूं। अब देख लो, डायग्राम मैंने ले लिया है। अब देखो इसमें क्या लिखा, सबसे पहले क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या बहिरुष्ण कटिबंधीय, बहिरुष्ण क्यों कहते हैं, उष्ण कटिबंध के बाहर उत्पन्न होने वाले चक्रवात बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो सबसे पहली जो आकृति मैंने यहां ली है उसमें देखिए, दो वायु राशियां प्रवाहित होती है ध्रुवों की ओर से, ध्रुवों की ओर से प्रवाहित होने वाली वायु राशि कौन सी है, शीतल वायु राशि होती है। और भूमध्य रेखीय प्रदेश है उधर ओर से, भूमध्य रेखीय भाग से आने वाली वायु राशि कौन सी है, उष्ण गर्म वायु राशि है, दोनों का मिलन स्थल है ना। तो इसके अंदर मुख्य रूप से यहां आक्रामक कौन सी होती है, शीत वायु राशि आक्रामक होती है। तो यहां सबसे पहले वाताग्र कौन सा बनता है, शीत वाताग्र। शीत वाताग्र दो वायु राशियों का मिलन हुआ है, तो सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में यह शीत वाताग्र बना। वाताग्र मैंने यहां दिखाया है, यह उष्ण वायु राशि धरातल के पास से ध्रुवीय प्रदेश से आती है और ये भूमध्य रेखीय प्रदेश से आती है। ये जो शीत वायु राशि है वो ध्रुवीय प्रदेश से किस ओर आती है, भूमध्य रेखीय प्रदेश की ओर या मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, दोनों का मिलन होता है और शीतोष्ण कटिबंधीय शीत वाताग्र है उसका जनन होता है। अब दोनों वायु राशियां जो आती है, पहले क्या बना, शीत वाताग्र। शीत वाताग्र के बाद में हम देखेंगे कि शीत वायु राशि है वो धरातल के पास में स्थिर हो जाती है।
यह धरातल वाला प्रदेश है। इस धरातल पर मुख्य रूप से कौन सी वायुराशि स्थायी हो गई? धरातल के आसपास में मुख्य रूप से जो वायुराशि स्थायी हो गई है वो हो गई है शीत वायुराशि। अब यहां शीत वायुराशि स्थायी हो गई है ना, और उष्ण वायुराशि है, उस उष्ण वायुराशि को इसने क्या किया? ऊपर की ओर धकेल दिया। तो आक्रामक कौन सी होगी? शीत वायुराशि। इससे मतलब शीत वायुराशि जो है वो धरातल के पास में मुख्य रूप से स्थायी हो गई है और उष्ण वायुराशि का धरातल से यहां संपर्क टूट गया है ना, संपर्क टूट गया, संपर्क टूटा, और संपर्क इसका टूटा, इसका मतलब उष्ण ऊपर रह गई और शीत इस भाग में प्रवाहित होने लगी। यह स्थिति स्थायी बन जाती है, इसको बोलते हैं अधिविष्ट वाताग्रह। प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाती है? अधिविष्ट वाताग्रह। इसमें अधिविष्ट और अक्षर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अधिविष्ट वाताग्रह। और यह कंडीशन स्थायी हो जाती है कि शीत वायुराशि धरातल के पास में प्रवाहित हो और उष्ण वायुराशि है थोड़ी ऊपर की ओर प्रवाहित हो। तो अधिविष्ट बनने के बाद में ये स्थायी होने के बाद में क्या कहलाती है? अचर वाताग्रह कहलाती है। समझ गए? मैंने पहले बता दिया अचर और अधिविष्ट के बारे में। फिर अचर वाताग्रह, तो पहले शीत वाताग्रह बनता है, फिर अधिविष्ट बनता है, फिर अचर वाताग्रह बनता है। इसमें हवाओं का रुख कैसा होता है? यहां देखिए, हवाओं का रुख होता है कि जो शीत वायुराशि उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही होती है, यह मुख्य रूप से हवाओं का घूर्णन है घड़ी की सुई के विपरीत। दिशा हवाओं की है घड़ी सुई के विपरीत, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो चक्रवात होते हैं उसमें घड़ी की सुई के विपरीत हवाएं घूर्णन करती है चक्रवातों के अंदर, और प्रति चक्रवात में घड़ी की सुई के अनुरूप विचरण करती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति उलट जाती है, इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। तो मुख्य रूप से यह इनकी दिशा है हवाओं की, तो इस ओर से घूम रही है हवाएं, इसका मतलब घड़ी की सुई के विपरीत ये घूर्णन कर रही है। समझ गए? और ये वाला जो भाग है ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये शीत वाताग्रह, शीत वाताग्रह क्षेत्र है, यानी शीत पवन इस भाग में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये शीत वायु इस प्रकार से घूर्णन करती है, लेकिन शीत वायु जो है उष्ण वायु को अंदर घेर लेती है चारों ओर से। तो मध्य भाग में उष्ण है, मध्य भाग में कौन सी वायु है? उष्ण वायु यहां पे है मध्य भाग के अंदर, और बाहर चारों ओर शीत वायु राशि जो है आक्रामक होकर के उष्ण वायु राशि को अंदर की ओर घेर लेती है ना। यह स्थिति बनती है और हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत घूर्णन करती है। फिर आगे क्या होता है? शीत वायु राशि धरातल के पास में, फिर उष्ण वायु राशि को धीरे धीरे बाहर निकाल देती है, और जब ये उष्ण वायु राशि को बाहर निकाल देती है तो इस कंडीशन में धरातल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? क्षोभ मंडल के अंदर, है ना, क्षोभ मंडल में धरातल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब इस तरह की वाताग्रह की स्थिति बनती है तो उसमें ऊंचाई पर बनते हैं वर्षा मेघ बनते हैं, और दूसरा पक्षाभ में बनते हैं। सबसे अधिक ऊंचे, सबसे ऊंचे मेघ कौन से होते हैं? जो 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई तक फैले होते हैं, तो ये पक्षाभ होते हैं। तो इसमें पक्षाभ मेघ बनते हैं और वर्षा मेघ बनते हैं। पूछ लेते हैं कई बार कि शीत वाताग्रह में कौन से मेघ बनते हैं, तो पक्षाभ मेघ और वर्षा मेघ, है ना। पक्षाभ और वर्षा मेघ बनते हैं। इन मेघों से मुख्य रूप से चक्रवातीय वर्षा होती है, तेज तूफानी गर्जना के साथ में ओलावृष्टि के रूप में भी काफी बारिश होती है। जितने भी चक्रवात आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय भाग में, तड़ी झंझाट टोर्नेडो है, उसमें इसी तरह के मेघ बन करके और काफी भयंकर तूफानी बरसात करने के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। समझ गए? तो इस तरह की वायु राशि बन करके इस शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसका निर्माण होता है। ये देखो मध्य भाग में उष्ण वायु राशि है, यहाँ शीत वायु राशि इधर से आ रही है, उष्ण वायु राशि को ऊपर उठा रही है ना। और यहाँ पर भी मुख्य रूप से कौन सा कोष्ठ है? शीत वायु राशि का। तो इसके अंदर शीत वायु राशि जो है धरातल के पास में होती है, इससे इसका संपर्क धरातल के आसपास रहता है, उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलिए देती है, आक्रामक शीत वायु राशि होती है। तो ये जो डायग्राम है किसका है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है ना। ये चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मुख्य रूप से ये स्वरूप है। समझ गए? आगे देखिए, अब इसकी विशेषता में जो बता रहा था वो बारी बारी से और देख लो। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण खंड
ठंडे अग्रभाग और पिछले शीतखंड के बीच में होता है। अभी देखा था डायग्राम में कि वहां दोनों और शीतखंड और बीच के अंदर क्या है, कोष्णी यानी गर्म या उष्ण वायु खंड होती है, बीच में होती है। इस कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है। तो यहाँ पहले उष्ण वाताग्र बनाया, यानी कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी को नीचे धकेलती है, ऊपर चढ़ती है। पहले उष्ण वाताग्र वाले भाग में स्त्री मेघ बनते हैं, यानी किसमें उष्ण वाताग्र बनता है स्टार्टिंग में, तो उसमें स्त्री मेघ बनते हैं। पीछे आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है और कपासी वर्षा मेघ बनते हैं। इसमें कौन कौन से मेघ बने, कपासी वर्षा मेघ बने, पक्षा बने और अपने वर्षा मेघ बने। ठीक है, तो इसमें कपासी मेघ भी बनते हैं, साथ साथ में इसके अंदर अपने स्त्री मेघ भी बनते हैं। तो प्रारंभिक ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक स्टेज में जब इसमें उष्ण वायु थोड़ी आक्रामक होती है तब तो बनते हैं स्त्री मेघ, है ना। तो उष्ण वायु वाताग्र के साथ में कौन से मेघ बनते हैं, स्त्री, ये ध्यान रखिएगा। और जब शीत वाताग्र हावी हो जाता है तब कौन से मेघ बनते हैं, कपासी मेघ बनते हैं। ठीक है, तो मेघों की ऊंचाई के आधार पर कपासी शीत अलग से मैंने वर्षा मेघ है, स्त्री मेघ है, कपासी मेघ है, विस्तार से उनकी क्लास मैंने डाल रखी है। पक्षा मेघ है तो आप बादल और बादलों का प्रकार जो है विस्तार से उस क्लास को देख करके इनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु आता है, इसमें शीत वाताग्र काफी तेज चलते हैं। अंत है उष्ण कटिबंधीय अंत है उष्ण वाताग्र को पूर्णतः ढक लेते हैं, यानी ये उष्ण वाताग्र को चारों ओर से ढक लेते हैं। मैंने डायग्राम में भी बताया था। अब कोष्ण वायु ऊपर उठती है और धरातल से इसका संपर्क टूट जाता है ना। और अंत में अधिविष्ट वाताग्र बनता है, बताया था मैंने डायग्राम में। और अधिविष्ट वाताग्र धीरे धीरे अचर वाताग्र में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि स्थायी कंडीशन बनते ही वो अचर हो जाता है। और अब धीरे धीरे चक्रवात कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब इसकी विशेषता देखेंगे अपन कि यह चक्रवात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये स्थल और जल दोनों में आसानी से आगे बढ़ते हैं। और इनकी दिशा जो होती है वो भी आप देख लीजिएगा इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती है, उष्ण वाताग्र प्रणालियां भी होती है और शीत वाताग्र प्रणालियां भी होती है। दोनों वाताग्र प्रणाली इसमें होती है। ये विस्तृत क्षेत्र पर फैले होते हैं, बहुत बड़े प्रदेश पे फैले होते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से ज्यादा बड़े होते हैं। कौन से, शीतोष्ण। कारण इसका कि ये महासागर और महाद्वीप दोनों के ऊपर मुख्य रूप से आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय महासागरों से में उत्पन्न होकर के महाद्वीप के तट पर जैसे ही वो उतरते हैं, लैंडफॉल उनका होता है, उसके साथ धीरे धीरे वो क्षीण यानी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन ये उष्ण और जो महाद्वीप और महासागर है दोनों भागों में विस्तार से फैल जाते हैं और काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। इनकी उत्पत्ति स्थल और जल दोनों जगह हो सकती है। उत्पत्ति भी दोनों जगह हो सकती है, स्थल पर भी हो सकती है और जल में भी हो सकती है। ये विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं बहुत बड़े भाग में। और इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है। उष्ण कटिबंध चक्रवात है, उनकी दिशा पश्चिम से पूर्व से पश्चिम होती है, इनकी पश्चिम से पूर्व होती है। यानी पछुआ पवनों के सारे आगे बढ़ते हैं, पछुआ पवनों के सारे, पछुआ पवनों के सारे ये आगे बढ़ते हैं। और वो जो उष्ण कटिबंध है वो व्यापारिक पवनों के सारे आगे या पूर्वी जेट के सारे वो आगे बढ़ते हैं। और ये पछुआ जेट है, पछुआ पवनों के सारे आगे बढ़ते हैं। तो इनकी दिशा होती है आगे बढ़ने की वो पश्चिम से पूर्व होती है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, प्रमुख वाताग्र, अधिविष्ट, अचर, शीत, उष्ण और प्रमुख वायु राशियां, जिसके अंदर उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनके 5 प्रकार, चाहे उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, ध्रुवीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महासागरीय और आर्कटिक वायु राशि। तो सभी वायु राशियों की विस्तार से अपन ने चर्चा की है, वाताग्रों की विस्तार से चर्चा की है और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विस्तार से चर्चा की है। क्लास कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह की शानदार क्लासों के साथ में अगले कालांश में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।